हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर आता है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जो रेगुलर से पढ़ते हैं, सोल से पढ़ते हैं, जिन्होंने वैक के अंदर ये वाला कोर्स ऑप्ट कर रखा है, तो आज की वीडियो उन सब के लिए है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको 13 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम लोग हमारा जो हमारे ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ताकि आप लोग अपने पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जिन्होंने ये वाला कोर्स वैक में ऑप्ट कर रखा है, ताकि जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है पूरा सके। आप लोग ये वाली वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स अपने पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आज की वीडियो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग के 3 यूनिट है ना। मतलब हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे के सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे बस 3 यूनिट है, मतलब छोटी है काफ़ी, है ना। तो पहले जो हमारी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहला हमारा ये हम पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, थर्ड हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। इसमें 3 ही चैप्टर हैं, आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं। इसको आप लोग एक दिन में अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका हो जाएगा। तो आज हम लोग मेन पॉइंट जो हमारे हैं या फिर जो हमारा पूरा सिलेबस है वो हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा मेन चीज़ है वो भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर अपने पेपर के अंदर स्कोर कर पाएँ और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग अपनी भाषा में भी अगर याद ना आए तो बनाकर उसको लिख सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे यूनिट 1 के अंदर। तो पहला हमारा जो यूनिट 1 है वो हमारा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान के फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे 3 पार्ट है, ABC। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते होंगे कि संविधान का इंट्रोडक्शन अब बताने की मैं समझता नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संविधान आप सब जानते हैं कि देश के अंदर हमारा क्यों बनाया गया था, इसकी ज़रूरत क्यों है ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब संविधान के हमारे फीचर्स के बारे में, यानी हमारे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारा फीचर क्या होता है कि जो हमारा संविधान है वो रिटन के अंदर है, यानी जो हमारा संविधान है वो लिखित के अंदर। जैसे कि जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि जो अमेरिका है, चाइना है, जितने भी बड़े बड़े देश होते हैं, इनके अंदर जो हमारा संविधान होता है वो लिखित के अंदर होता है। उसी प्रकार जो हमारे भारत का भी संविधान है वो रिटन के अंदर है ना। और हमारा जो आप सब जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज जो प्रियम्बल होता है उसके अंदर लिखा भी हुआ है। हाल से आप सब लोग जो पढ़ते होंगे 11th 12th, या फिर अगर आप लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो उसके अंदर भी फर्स्ट पेज के अंदर हमारा प्रियम्बल लिखा होता है कि जब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, है ना। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो हमारा संविधान है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा, क्यों, क्योंकि जो हमारे संविधान के फ्रेम मेकर थे, यानी जो संविधान के जो हमारे मेकर थे वो भी चाहते थे कि हमारे कोई से भी एक्सपेक्ट, मतलब कोई से भी एक्सपेक्ट जो हमारे कंट्री का है वो छूट ना जाए। मतलब जितने भी हमारे कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जितनी भी तरक्की जो हमारे कंट्री में दिक्कतें, परेशानी या फिर जो भी आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती हैं, उन सब का ही मतलब इस चीज़ के अंदर मतलब सॉल्व हो सके। सारे जो इशू हैं, सारे जो चीज़ें, सारे एस्पेक्ट हैं वो कवर हो सके। इसलिए जो हमारा संविधान है सबसे बड़ा है ना। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, संविधान में जो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उससे जो आम जनता होती है, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें दिक्कतें परेशानी आती है अपने जीवन के अंदर। इसी तरह जो हमारे हमारे काफ़ी सारे जो फेमस केस हुए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे शंकरी प्रसाद BS यूनियन ऑफ इंडिया, शाहजन सिंह ये राजस्थान केस, है ना। और जो हमारा था गोलकनाथ केस था हमारा, है ना। और जो केशवन भारती केस था 1973। तो इन सब केस जो हमारे केस सारे हुए, इसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो हमारे पार्लियामेंट को एक पावर दे दी अमेंडमेंट की पावर, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, वो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट मतलब कुछ छोटे मोटे चेंजेस ला सकता है, जिससे कि जो हमारे ये सब जैसे केस है इनके अंदर बैलेंस आ सके। इससे क्या होगा, जो हमारा बैलेंस हो जाएगा बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। इस वजह से ये वाली जो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि समझौता दिया गया इन दोनों के बीच में, यानी हम लोग थोड़ा बहुत, यानी जो पार्लियामेंट है वो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकता है, ताकि जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, है ना। तीसरा जो देखिए हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी फंडामेंटल राइट्स। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब हमको पता ही है कि जो हमारे मतलब राइट टू स्पीक है ना, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन है ना। और हमारे फिर राइट टू स्टडी है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। फिर देखिए हमारा आता है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। इन मैटर ऑफ इंक्लूडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP द कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश पब्लिक। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, हमारे आयरिश रिपब्लिक से, है ना। एंड हैज़ बीन प्लेस्ड इन चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे चैप्टर 4 ऑफ संविधान में लिखा हुआ है। द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पार्ट है किसका है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, है ना। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो किस फॉर्म में थे, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, है ना। दैट आर क्वाइट नेसेसरी फॉर अपलिफ्टमेंट एंड पुअर डाउन ट्रोडन, है, जो कि हमारे किसकी जरूरत है, जो हमारे जो अपलिफ्टमेंट है, जो हमारे गरीब लोग हैं, है ना, जो हमारे पिछले जाति के लोग हैं, उन सबके अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत जरूरी था। इट इज़ द ट्रू दैट दीज राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ये सच बात है कि जो ये राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल बाय नहीं होते कोर्ट से, बट दीज आर फंडामेंटल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। लेकिन ये क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जैसे कि द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 एंड अशोका कुमार ठाकुर VS यूनियन ऑफ इंडिया 2008, ये सब जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, हेल्ड करा था, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी रेदर देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो चीज़ मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं सकते एक दूसरे के लिए, ये क्या होंगे जैसा था कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि या तो एक या दूसरा, या तो सप्लीमेंट्री मतलब या तो दोनों ही, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी, हम सब जानते हैं कि हम हमारे जितने भी भारत में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, यानी जो के नागरिक है, जिनको नागरिकता मिल रखी है, उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। जैसे कि ड्यूटीज़ हमारी क्या होती है कि हमारा नेशनल एंथम हो गई, हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, संविधान को फॉलो करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना, है ना, और ऑब्लिगेशन जो हमारे उठते हैं उन सबको डिसॉल्व करना, ये सब हमारे सिटीजन ऑफ कंट्रीज जो हमारे रहते हैं भारत के अंदर, उन सबकी ड्यूटीज़ होती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी क्या होती है, मतलब हमारा महात्मा गांधी चाहते थे कि मतलब जितने हमारे जो रूरल एरियाज़ है जो हमारे भारत के अंदर, उन सब के अंदर हमारा विकास हो पाए। इस वजह से जो हमारी पावर है उसका हम डिसेंट्रलाइजेशन करते, ताकि जो हमारा पावर है वो अच्छे से डिवाइड हो पाए। यानी आप लोग जैसे जानते होंगे कि जैसे कि गाँव के अंदर भी प्रधान होते हैं ना, फिर प्रधान से ऊपर भी हमारे MLA होते हैं, MLA से ऊपर भी हमारी पोस्टें होती हैं, ऐसे ऐसे पोस्टें होती हैं। ये सब पावर हमारी इससे डिवाइड करी गई थी ताकि जो हमारा छोटे लेवल पे जो हमारा वर्क है वो भी हमारा अच्छे से हो पाए, है ना। अब बात कर लेते हैं हमारा फेडरल रिपब्लिक के बारे में, है ना। लाइक जैसे कि जो कंट्री हमारी जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फ्रेमर्स, इनके जो फ्रेमर्स थे उन्होंने प्रोवाइड करा था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है ना। मतलब जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको देख के जो हमारा संविधान है वो हमारा बनाया गया है। जो जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन सबके संविधान से हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हमारे संविधान को एक फ्रेम दिया गया है ना। तो देख लेते हैं हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, अब हम वो पढ़ लेते हैं, है ना। सिंपल वर्ड्स में हम जानते हैं कि जो हमारा रूल है वो हमारा रेफर करता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, है ना, ऑफ द लैंड ओवर एनी अदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटी इन अ कंट्री। मतलब जो हमारा कानून है वो हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर है। मतलब जितने भी जो कानून है वो सबके लिए समान है, सबके लिए सबको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कोई भी हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून ये वाला पता नहीं था या वो मालूम नहीं था, सब बंदे को कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं हमारे बात कर लेते हैं हम लोग हमारे जो हमारे रूल ऑफ लॉ है इसके जो हमारे फ़ायदे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा लॉ है वो सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा उस पर एब्सोल्यूट पावर है और लीगल डोमिनेंस हमारी कंट्री के अंदर। अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। हमारे देश के अंदर किसी भी पर्सन के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो मतलब लॉ को इम्पोज करने से बचा सके अपने ऊपर। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर हम लोग ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे जो कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े नेता होते हैं, है ना, वो लोग क्या क्या करेंगे, क्राइम करके भी बच जाते हैं। और जो बेचारे जो हमारे गरीब लोग होते हैं या फिर जो हमारे इतने अमीर नहीं होते वो क्राइम करते हैं तो वो लोग पकड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो लॉ के अंदर की चीज़ लिखी हुई है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब ये है कि मतलब कोई भी बंदा चाहे किसी पोजीशन या किसी भी रैंक पे क्यों ना हो या फिर कुछ भी ना हो उसके लिए भी, और जो बंदा कोई पोजीशन पे है उसके लिए भी लॉ एक बराबर है और दोनों पे कानून एक तरह से काम करेगा। लेकिन रियल लाइफ में तो आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं प्रोडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट डिसेसी, है ना। ये बिलीव करता है कि जो सिंपली एस्टेब्लिशिंग द प्रीसीडिंग टू प्रिंसिपल जो हमारे जो हमारे दो प्रिंसिपल जो पहले से हमने एस्टेब्लिश कर रखे हैं वो हमारे इनसफिशिएंट है। हमारे क्या करना पड़ेगा, एनफोर्स द मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। मतलब देखिए रूल हमारा इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो हमारे जो रियल वर्क में नहीं आएगा। मतलब जब तक हमारा वो रियल यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। आप समझ सकते हैं ऐसे कि मेरी बात, जैसे कि आप जानते हैं कि ही प्रपोज्ड एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जैसे देखिए हम सब जानते हैं अगर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा लॉ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में कौन लाएगा, हमारा बुलाते हैं हमारे जुडिशरी, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उन पे पावर होती है ना। अगर कोई बंदा लॉ फॉलो ना करे तो उसके अंदर उसको हम लोग सू कर सकते हैं, है ना। आप देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर हमारी क्यों जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर हमारी इसलिए जरूरी था कि जो हमारा वर्क है वो हमारा जो छोटे लेवल पे
और बड़े लेवल पर अच्छे से हो पाए, ताकि जो हमारा बर्डन है वो किसी एक बंदे पर ना पड़े और जितने भी हमारे एक्सपेक्टेशंस है वो हमारे पूरे हो सके। तो ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट एंड मीनिंग हम समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डॉक्ट्राइन के ऊपर, है ना। अब डॉक्ट्राइन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे डिवीजन ऑफ पावर है वो हमारे जरूरी क्यों है ना। दीज आर ऑलवेज मोर चांसेस ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो हमारे पास क्या होता है कि हमेशा चांसेस होते हैं कि जो हमारा बंदा चुन के आया है वो गलत शासन कर ले, करप्शन कर ले, नेपोटिज्म कर ले। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर हम सब जानते हैं कि जल्दी से अच्छा नेता आना बहुत बड़ी बात है और काफ़ी टाइम में एक अच्छा नेता आता है ना। बाय एडिंग टू दिस रूल डेमोक्रेसी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ डिक्टेटरशिप। देखो ये रूल जैसे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा भारत है वो डिक्टेटरशिप से बच जाएगा। मतलब किसी सिंगल पार्टी का रूल नहीं रहेगा या फिर किसी सिंगल पर्सन का रूल नहीं रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि इस समय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन जो हमारे दिल्ली के सीएम है वो केजरीवाल हैं। तो इस समय क्या समझ आता है कि जो हमारा डिफरेंट पार्टीज़ हैं या फिर डिफरेंट जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, है ना, उस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सीएम के टॉप पे हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इसी तरह जो हमारी डेलीगेशन ऑफ पावर है हमारी हो रखी है, जिससे क्या होगा हमारे एक बंदे पे डिक्टेटरशिप नहीं आ पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑफ पावर सेपरेशन। तो जितने के पॉइंट लिखे हैं ये सब आपको समझने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी भाषा में पेपर में लिख पाएँ, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल फ्रेमवर्क क्या इंक्लूड करता है? हमारा सेपरेशन ऑफ पावर इंक्लूड करता है। इवन इफ इट इज नॉट एफर्ड इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, है ना, तब भी हमारे करेगा। ठीक है। द कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय लेजिस्लेशन। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे लेजिस्लेशन ब्रोक नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स हमारा क्या करता है? स्पेशल रेफरेंस टू थ्री ऑर्गेन्स फंक्शन। स्पेशल रेफरेंस दे रखी है हमारे थ्री ऑर्गेन्स फंक्शन को। एग्जामिन कर लेते हैं फ्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स दैट एडवोकेट्स फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। आर्टिकल 50 क्या करता है हमारा? द प्रोविजन रिक्वायर्ड द स्टेट टू कीप द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस अपार्ट। मतलब दोनों को अलग रखता है। हाउ एवर बिकॉज दिस इज कवर्ड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, आपको याद है? इट इज नॉट बाइंडिंग, है। वो मतलब करता है, इसको बाइंड नहीं करता। As the nation executive leader, the president is authorized to exercise legislative authority। जैसे हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव लीडर हमारे कौन है? प्रेसिडेंट। उस पर हमारी पावर होती है एक्सरसाइज करने की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, है ना। एंड अंडर सर्टेन सब, लेकिन कुछ ही, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कुछ ही जगह पर अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे तभी वो हमारे कर सकता है, उसके अलावा नहीं। The legislature and are prohibited by from discussing the actions of a judge of the Supreme Court or High Court under the Articles 121 and 211 respectively। तो ये थोड़ा आप लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत से या फिर समझने में थोड़ी दिक्कत सकती है, तो आप इसको एक बार ऊपर से दोबारा रीडिंग मार लेना मेरे पढ़ाने के बाद भी, ताकि आप लोग को ये थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाए। लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं सोवरेनिटी के ऊपर। इसके अंदर हमारा मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के जो रहने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर हमारे देश के रहने वाले लोगों के पास है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो क्या हम सब जानते हैं कि जो भी नेता इलेक्ट होके आता है या फिर जो भी चुन के आता है उसे कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर है हमारे देश के नागरिकों के पास होती है। अब बात कर लेते हैं सोशलिज्म के ऊपर। ये सब जानते हैं आप लोग कि सोशलिज्म मतलब क्या होता है? मतलब समानता, है ना। दिस टर्म वाज इंसर्टेड बाय 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, है ना। ये 1976 के अमेंडमेंट के अंदर जो हमारा लाई गया था। बट द टर्म इज वैग्यू एंड कंट्रोवर्शियल सिंपली लुकिंग एट सोशलिज्म फ्रॉम वन एंगल। द टर्म मीन्स अ थ्योरी और पॉलिसी विच प्रपोजेज नो प्राइवेट ओनरशिप। देखिए इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं, है ना, उस पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ देश के जो रहने वाले लोग हैं सबका उस पर बराबर हक है। इसे कहते हैं सोशलिज्म, मतलब कि समानता। मतलब कि जितने भी समाज में रहने वाले तत्व हैं उन सबके उस पर बराबर अधिकार है ना। अब डेमोक्रेसी तो आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक देश जिसके अंदर चुनाव हो, लोगों को मत देने का अधिकार हो, है ना, अपनी बात करने का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है। सेकुलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। सेकुलरिज्म का मतलब आप सब लोग समझते ही हैं कि सेकुलरिज्म मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर हमारा देश, मतलब कि हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म हैं सबको बराबर सम्मान और सबको बराबर वैल्यू मिलती है। ऐसे कोई कुछ नहीं है कि हिंदू धर्म बड़ा है, मुस्लिम धर्म छोटा है, या फिर सिख धर्म बड़ा है फिर हिंदू धर्म छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जितने भी धर्म है सबको बराबर सम्मान मिलता है और सभी धर्म आपस में बराबर मिल बांट कर रहते हैं, है ना। और सर्वधर्म समभाव का मतलब यही है कि हमारे देश के जितने भी धर्म हैं सब एक बराबर हैं और सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जानते ही हैं हमारे संविधान का कैसे बनाता है ना। ठीक है। कंक्लूजन में वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, वही कंक्लूजन इसके अंदर। ठीक है। तो